हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का ये लास्ट वाला वीडियो है। इससे पहले हमने अलग-अलग वीडियो में 3 वीडियो इसमें बने थे, जिसमें एक सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 134 तक हमने कवर कर चुके हैं। अब है चैप्टर नंबर 10 साक्ष्यों की परीक्षा यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में। और ये चैप्टर नंबर जो है वो 135 सेक्शन से लेकर 166 तक है। और एक लास्ट में फिर चैप्टर नंबर 11 बचता है, जिसमें केवल एक ही सेक्शन है 167। तो इस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट की ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी और आप इसको 1.5 की स्पीड से मतलब जो है जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकते हैं। 4-5 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। अगर आप 1.5 स्पीड से देखेंगे तो 5 घंटे में आप इंडियन एविडेंस एक्ट को विद केस लॉ भी ओल्ड केस लॉ, लीडिंग केस लॉ और आपके लेटेस्ट केस लॉ के माध्यम से आप पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो इलस्ट्रेशन के माध्यम से ही क्वेश्चन रह सकता है, जो आप इंडियन एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन आप देख लेना बेयर एक्ट से। बाकी इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो नहीं आएगा। तो एक बार जाते जाते ये वीडियो जरूर देख लेना। आपका एग्जाम 10 और 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन इस पर भी अभी संशय है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को और तेजी से जो है कर लीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो में। सेक्शन है 135 से। तो 135 कहती है कि साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। ये यानी जब एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और साक्ष्यों की जो परीक्षा की जाती है, तो तब उनमें किस साक्षी को पहले पेश किया जाएगा या कौन सा पक्षकार जो है वो साक्षी को पहले पेश करेगा, न्यायालय किस पक्षकार को किसी साक्षी को पेश करने की अनुमति देगा। तो इन सब के बारे में जो नियम है वो 135 बताती है। 135 कहती है कि साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंड प्रक्रिया से तत्समय विधि और पद्धति द्वारा निर्धारित होगा, और अगर ऐसी विधि नहीं है तो फिर न्यायालय के विवेक के द्वारा जो है वो रेगुलेट होगा। यानी सिविल और जो सीपीसी और सीआरपीसी में जो विधि है उसके अनुसार जो है वो साक्ष्यों का पेशकरण उनकी परीक्षा होगी, और अगर ऐसी कोई विधि नहीं रहेगी तो वहां पे न्यायालय के विवेक के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेगा। ग्राह्यता एडमिसिबिलिटी के बारे में जो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब कि दोनों में से कोई भी पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, प्रपोजल करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से ये पूछ सकता है कि जो आप फैक्ट आप साबित यानी किसी फैक्ट को साक्ष्य देने की प्रस्तावना कर रहा है वो, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि जिस फैक्ट को आप साबित करना चाहते हो, यदि वह साबित हो जाए, यदि अभिकथित तथ्य जो है वो साबित हो जाए तो वह किस प्रकार रिलीवेंट कैसे होगा, वो आप ये बताओ। उस पक्षकार से ये पूछ सकता है कोर्ट। और यदि न्यायाधीश ये समझता है कि यदि वह फैक्ट जो है वो साबित हो गया तो फिर वो रिलीवेंट होगा, अगर कोर्ट ने ये बात समझ ली कि अगर वो साबित हो गया तो वो रिलीवेंट होगा, तब तो फिर उसको साक्ष्य को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वरना वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। अब यदि वह फैक्ट जिसका साबित करना प्रस्तावित है वो फैक्ट ऐसा है जिसका एविडेंस किसी अन्य फैक्ट के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, यानी एक तो है कि आपने कोई ये डॉक्यूमेंट है और आपने जो है ये डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, तो इस डॉक्यूमेंट को तो आपने डायरेक्ट साबित कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह फैक्ट जिसका साबित करना प्रस्तावित है, यानी आपने जो पढ़ा होगा जैसे 104 आपने सेक्शन पढ़ी है कि डीडी को आपको साबित करना पड़ता है, तो डीडी के लिए पहले उसकी मृत्यु साबित करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यदि वह फैक्ट जिसका साबित करना प्रस्तावित है, यदि ऐसा जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होगा, यानी पहले आपको डीडी साबित यानी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी, तभी डीडी जो है वो साबित माना जाएगा यानी स्वीकार किया जाएगा। तो अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है। तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य, प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने से पहले साबित करना पड़ेगा, यानी आपको डीडी साबित करनी तो पहले आपको उसकी मृत्यु साबित करनी है।
जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्यों को साबित करने का वचन न दे दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट ना हो जाए। और कोर्ट कहता है कि आप इसको स्वीकार कीजिए, डीडी को, मैं उसकी मृत्यु साबित कर दूंगा, मैं इस तरह का वचन देता हूं। और कोर्ट इस ऐसे वचन से संतुष्ट जब हो जाता है तभी जो है ये डीडी का जो डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस, ये ग्राह्य होगा। तो 136 में ग्राह्यता के बारे में जो है बताई गई है। अब इसी से रिलेटेड ये एक मेंस में क्वेश्चन बनता है, यहां से धारा 5 और 136 का कोरिलेशन यहां से बनता है। इसी के भी क्वेश्चन बनता है कि सुसंगति और ग्राह्यता शब्द ना तो पर्यायवाची हैं और ना ही सहविस्तारी हैं और ना एक दूसरे में सम्मिलित ही हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो सुसंगति का मतलब, रिलीवेंसी का मतलब क्या है? जो सुसंगति है, रिलीवेंसी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो दो फैक्ट हैं, कोई भी दो फैक्ट हैं, वो इस तरह से आपस में जो है लिंक्ड हैं, संबंधित हैं कि वो घटना के कोई भी सामान्य अनुक्रम के अनुसार या तो वे अकेले ही, या तो ये अकेले ही, या फिर इसके साथ में मिलकर, यानी अन्य तथ्य के साथ में मिलकर उस दूसरे फैक्ट के अस्तित्व को या उसके अनस्तित्व को या तो वो साबित कर देते हैं या फिर उसको अत्यधिक संभाव्य यानी हाईली प्रोबेबल बनाते हैं। यानी वे तथ्य जो किसी एक्ट के अधीन सुसंगत रिलीवेंट माने गए हैं, वे धारा 6 से लेकर 55 के अधीन दिए गए हैं। और दूसरा शब्द आता है एडमिसिबिलिटी यानी ग्राह्यता। ग्राह्यता शब्द क्या है? ग्राह्यता का मतलब क्या होता है? ग्राह्यता का मतलब होता है साक्ष्य में स्वीकार किया जाना, साक्ष्य में स्वीकार किया जाना। तो ये ग्राह्यता है। अब ये जो ग्राह्यता है ये मतलब कोर्ट के द्वारा डिसाइड होती है, यानी कोर्ट डिसाइड करता है ना कि ये ग्राह्य होगा कि नहीं होगा। तो ये न्यायाधीश के द्वारा डिसाइड किया जाता है, न्यायालय के द्वारा, और ये विधि का प्रश्न बन जाता है। और जो रिलीवेंसी है, सुसंगतता है जो है, वो एक लैटिन सूत्र पर, लैटिन मैक्सिम पर आधारित है कि विधि जो है सुसंगति के संबंध में एक लैटिन सूत्र है कि जो रिलीवेंसी है वो इस मैक्सिम पर आधारित है कि जो विधि है वो केवल नजदीक के, समीप के कारणों पर विचार करती है, दूर के कारणों पर नहीं। यानी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रिलीवेंट है, वो ये आपको दर्शाना है। इसको और कहीं आप ये मत दर्शाओ कि ये फलानी चीज में आप ग्राह्य होगा या नहीं होगा, ये फलाना है, इससे ये साबित हो रहा है। आप ये बताइए रिलीवेंट है या नहीं है, घटना से संबंधित है या नहीं है। तो नजदीक की चीजों को यानी समीप के कारणों पर विचार करती है, दूर के कारणों पर विचार नहीं करती है। तो इसलिए सुसंगति और ग्राह्यता में जो है दो तरह के हाइपोथेटिकल जो प्रोविजन है निकल के आते हैं। कि जैसे पहला तो आता है कि जो तथ्य सुसंगत हैं, जो तथ्य सुसंगत हैं, रिलीवेंट हैं, आवश्यक नहीं है कि वे ग्राह्य हों। आवश्यक नहीं कि वे ग्राह्य हैं। ठीक, इसमें क्या है कि यानी जो फैक्ट रिलीवेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो ग्राह्य हो। कैसे? जैसे मान के चलो जो 121 से लेकर 131 के प्रोविजन है जो प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, विशेषाधिकार से। अब यहाँ पे ये सारे रिलीवेंट हैं लेकिन ये फिर भी ये एडमिसिबल ग्राह्य नहीं है। तो जैसे 126 में प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है या 122 के अधीन जो पति पत्नी के बीच की जो कम्युनिकेशन है, अब इससे बढ़िया रिलीवेंसी जो है और कहाँ मिलेगी कि कोई एक दूसरे की बात को आसानी से जानता है और वो बता भी सकता है, लेकिन ये फिर भी एडमिसिबल नहीं है। तो जो तथ्य रिलीवेंट है वो आवश्यक नहीं कि वो ग्राह्य है। दूसरा क्या है? दूसरा जो इसका सिद्धांत है कि जो फैक्ट यानी जो तथ्य ग्राह्य हैं उनका सुसंगत यानी रिलीवेंट होना आवश्यक नहीं है। तो दूसरा ये सिद्धांत है। अब ये कैसे है? जैसे प्रति परीक्षा जो होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है, उसमें साक्षी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे जो प्रश्न है, कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो रिलीवेंट भी नहीं रहते हैं,
लेकिन फिर भी वो उससे पूछे जा सकते हैं कि भाई उसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखने वाला प्रश्न रहता है। अब एक तरह से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उससे प्रश्न जो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका सिद्धांत होता है, यानी जो धारा 6 से लेकर 55 है वो रिलीवेंसी के बारे में बात करती है ना। और ये जो सिद्धांत है इसमें ये बताया गया है, दो सिद्धांत जो सुसंगति और ग्राह्यता से संबंधित है, कि जो तथ्य ग्राह्य है उनका सुसंगत होना आवश्यक नहीं। तो ये भी है। तो इस तरह से जो है ये हमने पढ़ा है। उसके बाद में इसी में इसको लेकर कनिंघम महोदय ने क्या कहा है, कनिंघम महोदय ने कहा है कि सुसंगति ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी बोलते हैं ग्राह्यता को, सुसंगति होगा रिलीवेंसी, सुसंगति ग्राह्यता की परख अथवा कसौटी है, कसौटी है। तो आपको इतना याद रखना है इसमें। तो ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन जो बनता है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 137 से। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इसमें, जैसे बताया ना कि वो रिलीवेंट का, वो रिलीवेंट अगर हो गया तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। तो इसमें यही है, जैसे ये है कि यह प्रस्तावना की गई, ये तो बता दिया धारा 32 के अधीन सुसंगत है, साबित किया जाए तो उसे उसकी मृत्यु साबित करनी होगी, ये सब बता दिया है, इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। ये यहाँ पे हेडिंग दे रखी है, लेकिन 137 की जो एग्जाम वो है हेडिंग होनी चाहिए वो है परीक्षा। 137 की जो हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए परीक्षा, यानी एग्जामिनेशन। किसी साक्षी की उस पक्षकार के द्वारा जो उसे बुलाता है की गई परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। तो यहाँ से तीन इसमें परीक्षा दे रखी है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। यानी कितने प्रकार की परीक्षा हो गई, तीन प्रकार की परीक्षा। पहली कौन सी हो गई, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा कौन सी होती है कि उस पक्षकार के द्वारा साक्षी की परीक्षा जो उसे बुलाता है कोर्ट में, तो वह कौन होती है, मुख्य परीक्षा। दूसरा हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन, ये हो गया मेन एग्जामिनेशन, ये हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी किसी साक्ष्य की प्रतिपक्षी यानी एडवर्स पक्षकार के द्वारा, विरोधी पक्षकार के द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। और तीसरा है री एग्जामिनेशन, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद, यानी री एग्जामिनेशन कब होता है, प्रति परीक्षा के बाद, उसकी उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया था, यहाँ पहले वाले में जो बुला रहा है मुख्य परीक्षा में जिसने बुलाया था, उस साक्षी की गई परीक्षा उसकी री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षा कहलाती है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार की परीक्षा होती हैं, मेन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। अब इसमें से प्री का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट यहां से बस इतना याद रखना है कि साक्षी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करना, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है एग्जामिनेशन का क्रम, यानी अब ये जो परीक्षा हुई है यहां पर 137 में तीन प्रकार की जो परीक्षा हुई है उनमें उन परीक्षाओं का क्रम, यानी इसमें तो बताइए कि परीक्षाओं की डेफिनेशन दी है, मुख्य परीक्षा क्या होती है, प्रति परीक्षा क्या होती है, पुनः परीक्षा क्या होती है, इनकी परीक्षा की डेफिनेशन बताई है। इनमें इन परीक्षाओं का क्रम बताया है 138 में सीक्वेंस कि कैसे रहेगा, पहले कौन सी होगी, ये वाली या ये वाली। तो जिस तरह से इसमें डिफाइन की गई है उसी तरीके से इनकी परीक्षा की जाती है। यानी 138 कहता है साक्ष्यों से सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपक्षी के द्वारा होती है, तो उसके बाद में यदि प्रतिपक्षी चाहता है तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। और फिर उसके बाद में ये जो री एग्जामिनेशन है जो कि प्रतिपरीक्षा के बाद होती है और जिसने मेन एग्जामिनेशन को लिया है उस पक्षकार के द्वारा की जाती है, तो यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहता है तो फिर उसका री एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें से पहला है मेन एग्जामिनेशन, फिर दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरा है री एग्जामिनेशन।
यानी एमसीआर हो गया। अब एमसीआर में परीक्षा और प्रति परीक्षा को रिलीवेंट फैक्ट से संबंधित ही होना होगा, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है, यानी गवाही दिया। परिसाक्ष्य बोलते हैं टेस्टिमोनी को, गवाही को। तो जिसकी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्हीं तक ही सीमित रखा जाए बातों को, क्वेश्चन जो पूछे जाए उससे, साक्षी से। तो ये उससे आगे बढ़कर भी हो सकती है। री एग्जामिनेशन की दिशा पुनः परीक्षा जो होती है, जो री एग्जामिनेशन यानी जो बुलाने वाला पक्षकार करता है, री एग्जामिनेशन उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति जो उद्दिष्ट होती है, यानी उनके प्रति टारगेटेड होती है जो क्रॉस एग्जाम में निर्दिष्ट किए गए हैं। तो उन बातों का स्पष्टीकरण, यानी इसमें ये बता रहा है कि जो री एग्जामिनेशन है वो किस लिए होती है। तो री एग्जामिनेशन जो होती है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में बात पूछी गई है या जो भी फैक्ट सामने आए हैं, उन बातों का स्पष्टीकरण जो किया जाता है री एग्जामिनेशन में। और यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात भी निकल के आ गई है, तो फिर जो विरोधी पक्षकार है उस बात के बारे में अतिरिक्त उसकी फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। कोई नई बात निकल गई तो नई बात के बारे में फिर जो एडवर्स पार्टी होती है, विरोधी पक्षकार जो होता है, फिर वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है उस नई बात के बारे में। तो इस तरह से ये 138 हो गया सेक्शन आपका कंप्लीट। अब जो आता है आपका 139। 139 हमने पहले पढ़ा था। इसमें क्या है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को समन किया गया और वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुआ दस्तावेज को लेकर के। अब उस दस्तावेज को लेकर कोर्ट में पेश होने से क्या उसकी अब क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है? तो ये धारा 139 कहती है नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बुलाया गया है, तो उसकी प्रति परीक्षा जो वो नहीं की जा सकती। यानी किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस फैक्ट के कारण कि वह उसे पेश कर रहा है डॉक्यूमेंट को, वो साक्षी नहीं हो जाता है। और यदि जब तक वह साक्षी के तौर पर जो बुलाया नहीं जाता है तब तक उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती। तो ये क्यों है कि मतलब किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया गया और उसी के अंदर ये डर बैठ गया कि मुझसे इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो कोई भी न्यायालय के सामने जो वो पेश होने से डरेगा। नेक्स्ट है 140, सील का साक्ष्य देने वाला साक्षी। अब यहां से क्या है, यहां से दो तरह के पार्ट चलेंगे। एक है 140 से लेकर 151-52 तक, 152 तक या 153 तक। इसमें दो तरह के पार्ट कौन से चलेंगे? पहला तो चलेगा कि कौन से जो क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपको मिलेंगे फिर 140 सेक्शन, 143 सेक्शन, 144, 145, 146, 138, 153। ये इतनी सेक्शन आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखनी है कि कौन से क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में साक्षी से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहले इनको कवर करते हैं। इसमें अगर कौन सा रह गया 142, 141, दो सेक्शन यहां से रह गए हैं और फिर 146 ये रह गया यहां से। तो 146 जो है 147 लिखा है क्या मैंने? 147 नहीं, यहाँ पे 146 ही है। 144 143 से लेकर 146 तक के जो सेक्शन है कंटिन्यूअस है और 40 के बाद 141 142 नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से इतना कवर करना है। चलते हैं पहला 140 यानी साक्षी का सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की जा सकती है। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की, सील का साक्ष्य सुसंगत जो होता है वो वामन से
55 के अधीन होता है, हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी है, एमसीपी होती है, एमसीआर होती है। तो सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की क्या की जा रही है, या तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जा रही है या री एग्जामिनेशन की जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन की बात कर रहा है, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या फिर पाने की आशा करता है, वो लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। यानी मैं किसी विटनेस से कोई भी सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि जो मुझे उससे चाहिए जवाब में, मैं इसलिए उस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं। तो वो जो मेरा क्वेश्चन है वो लीडिंग क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि वो मुख्यतः घटना से संबंधित है, इसीलिए मैं उससे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मेरे लिए काम का हो सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट, ये तो हो गई डेफिनेशन लीडिंग क्वेश्चन की। अब कह रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछने चाहिए। तो कब नहीं पूछने चाहिए, यानी दो एग्जामिनेशन एमसीआर, यानी मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए, विरोधी पक्षकार के द्वारा आपत्ति किए जाने पर भी नहीं पूछे जाने चाहिए। तो एम में नहीं पूछे जाने चाहिए, आर में नहीं पूछे जाने चाहिए, तो कहां पूछे जाएंगे, सी में पूछे जाएंगे। और ये बात कौन बताता है, ये 143 बताता है कि सी में यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से 143 हो गया। अब उसके बाद में आता है 144। क्या कहता है, 144 कहता है कि जो लेखबद्ध विषय हैं, राइटिंग सब्जेक्ट में हैं, उनके बारे में एविडेंस किस तरीके से दिया जाएगा। तो किसी साक्षी से, जबकि वो परीक्षा के अधीन है यानी उसका अंडर एग्जामिनेशन है वो, तो उस साक्षी से ये पूछा जा सकता है कि कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति, ये कहां पढ़ा था हमने, 91, 92 दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का जो अपवर्जन हम पढ़ रहे थे, वहां पर 91, 92 से रिलेटेड है सेक्शन 144। तो ये आपको याद रखना है कि जब किसी साक्षी से जो अंडर एग्जामिनेशन है उससे ये पूछा जा सकता है कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और प्रॉपर्टी का डिस्पोजल जिसके बारे में वो साक्ष्य दे रहा है, किसी डॉक्यूमेंट में अंतर्विष्ट वो नहीं था। संविदा, अनुदान, संपत्ति का निवेदन से संबंधित साक्ष्य है, वो किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं था। और यदि वो कहता है कि वह अंतर्विष्ट था, या फिर यदि वह किसी ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए था, तो इसमें जो एडवर्स पार्टी यानी विरोधी पक्षकार है वो आपत्ति कर सकता है कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर दिया जाता है, या जब तक वे फैक्ट साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है उसका सेकेंडरी एविडेंस देने का हक उसको दे देते हैं, तब तक उसको नहीं, अंतर्वस्तु को बताने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से लेखबद्ध विषयों के बारे में, एविडेंस के बारे में बात करता है ये। यानी सीधा सीधा ये है इसमें कि विरोधी पक्षकार अगर आपत्ति करता है किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में वो मौखिक साक्ष्य देने के लिए, तो मौखिक साक्ष्य क्योंकि ऐसे नहीं दिया जा सकता, दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में जो साक्ष्य दिया जाता है दस्तावेज के द्वारा ही उसको साबित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कौन साक्ष्य दे रहा है, यहाँ पे साक्ष्य दे रहा है मौखिक गवाही के द्वारा उस अंतर्वस्तु के बारे में, क्योंकि वो दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं है वो चीज। तो यहाँ पर विरोधी पक्षकार इस बात पर आपत्ति करेगा कि उस बात को पहले आप साबित करो और फिर तब ही उसको जो है न्यायालय के सामने पेश करना है, या फिर उसकी डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है उसके बारे में आप सेकेंडरी एविडेंस जो है पेश कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, कह रहा है कोई साक्षी उन कथनों का जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए थे उनका मौखिक साक्ष्य दे सकता है यदि वो उसके अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो कथन है वो अपने आप में ही रिलीवेंट है। तो इस तरह से 144 है आपका डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु के बारे में है, जो दस्तावेज में लिखी नहीं रहती है उनके बारे में एविडेंस किस तरह से पेश करना है। 145 कहती है पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी किसी साक्षी का पहले के जो कथन है उसके उनके बारे में जो उसने लिखित रूप में दिए हैं या उनको लेखबद्ध कर दिया गया है, जो प्रश्नगत बातों से रिलीवेंट है यानी जो घटना से संबंधित है, जो भी अपराध हुआ है उससे संबंधित है,
तब ऐसे लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख साबित हुए बिना उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। किंतु यदि उस लेख के द्वारा उसका खंडन करने का आशय है उसकी बात का, तो उस लेख को साबित किए जा सकने से पहले उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। तो इसमें भी वही चीज है, आपने एफआईआर लिखाई और एफआईआर में कोई बात आपने पहले से लिखाई है इस तरह से, और अब आप जो है यहाँ पे गवाही आप दे रहे हो जब, तो आप कुछ और कह रहे हो, तो अब आपकी बात का खंडन करने जो है खंडन किया जा रहा है, और खंडन करने के लिए आपका ध्यान कहाँ लाया जा रहा है, इस एफआईआर में दी गई आपकी बातों की तरफ जिसका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। तो इस तरह से जो है ये धारा 145 है, उसकी बात का पहले की गई बातों से, पहले लेखबद्ध की गई बातों से खंडन करना क्रॉस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आपका 146। 146 कहता है जो लॉफुल क्वेश्चन होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, ऐसे लॉफुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी जब किसी साक्षी से क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उनके अतिरिक्त उससे ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिनकी टेंडेंसी, जिनकी प्रवृत्ति उसकी सत्यवादिता परखने की है, यानी वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो परखने वाले क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो ये जिनकी प्रवृत्ति जो ये पता चलाने की है कि वह कौन है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है, इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके सील को यानी उसके करैक्टर को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी, चाहे ऐसे क्वेश्चन का उत्तर उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे अपराध में फंसाने की टेंडेंसी रखता हो, या फिर उसे किसी भी पेनल्टी या फोरफीचर का संपरण के लिए उसे डिस्पोज करता हो। उच्छिन्न का मतलब क्या हो गया, डिस्पोज कर देना, डिस्क्लोज, डिस्पोज मतलब प्रकट कर देना, बाहर ला देना उसको जो है करैक्टर को, उसे किसी शास्त्रीय संपरण के लिए डिस्पोज करता है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी डिस्पोज करने की उसकी प्रवृत्ति रखता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन ये सारे उससे पूछे जा सकते हैं, वो इन क्वेश्चन से बच नहीं सकता, ठीक। लेकिन इसमें 146 में एक प्रोवाइजो है वो पूछा गया है, और 2018 के द्वारा इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था, क्योंकि 376 AB और 376 DA और 376 DB ये तीनों सेक्शन जो है वो ऐड की गई थी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आप इस तरह के क्वेश्चन साक्षी से पूछ रहे हो, इसमें आईपीसी की धारा 376, 376 ABCD या AB DA DB या धारा 376 E इनके अधीन किसी अपराध के लिए या अपराध किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी कोई केस अगर चल रहा है जहां पर सहमति का प्रश्न है, और पीड़िता की क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व लैंगिक अनुभव, सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में ऐसी सहमति, कंसेंट या कंसेंट की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या फिर प्रश्नों को पूछना, वो अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आपका 146 इसमें प्रोवाइजो लगाता है, किसी भी स्त्री के सहमति के संबंध में उससे प्रश्न नहीं किए जाएंगे उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में। तो ये है 146। उसके बाद नेक्स्ट है साक्षी को उत्तर देने के लिए क्या विवश किया जा सकता है। तो यदि कोई ऐसा प्रश्न जो उस वाद की या कार्यवाही से रिलीवेंट किसी बात से संबंधित है, तो धारा 132 के उपबंध उसको लागू होंगे। यानी उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भले ही ऐसा प्रश्न अपराधी को ऐसा महसूस होता है, लगता है कि उसको अपराध में उसके क्वेश्चन की प्रवृत्ति अपराध में फंसाने की है, तब भी ऐसे, या उसके सील को धक्का पहुंचाने की है, तो ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट कब डिसाइड करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। अब यदि ऐसा कोई प्रश्न किसी ऐसी बात से संबंधित है जो उस बात या कार्रवाई से वहां तक के सिवाय, बस इसको छोड़ करके, जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, इसको छोड़ करके, यानी आप उससे
दोबारा से पढ़िए कि यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है जो उस बात या कार्यवाही से सुसंगत नहीं है। किस बात या कार्यवाही से सुसंगत नहीं है? जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है उसके सिवाय, तब न्यायालय निश्चय करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं, और यदि वह ठीक समझता है तो साक्षी को सचेत कर सकता है कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा। आपने ये 164 जैसे सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं कन्फेशन में कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो वो कन्फेस करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो यहाँ पर उसको जो है सचेत किया जाता है कि अभियुक्त से कि तुम जो है अपना अपराध जो है वो कबूल अगर करते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ जो वो एविडेंस में प्रयोग किया जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि न्यायालय विनिश्चय करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए या नहीं, और यदि वह ठीक समझता है तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। वहां अभियुक्त के लिए था और यहाँ किसके लिए? साक्षी के लिए। निम्नलिखित विचारों को कोर्ट ध्यान में रखता है। कौन से? ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहन किए गए लांछन, इम्पुटेशंस, कन्वे किए गए, प्रवहन बोलते हैं, कन्वे किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिनका वह साक्षी परसाक्ष्य देता है, गवाही देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डालेगा। उसके बाद ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि उनके द्वारा प्रवहन किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार के हैं कि लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या फिर बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी। ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि साक्षी के सील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उनके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अननुपात है। भारी अननुपात है। तो इस तरह से तीन बातों को न्यायालय जो है वो विचार में रखेगा, कब प्रश्नों को उचित समझेगा और कब प्रश्नों को अनुचित मानेगा। तीन कंडीशन में 2 कंडीशन में अनुचित मानता है और 1 कंडीशन में प्रश्न को उचित मानता है। उसके बाद में न्यायालय यदि वह ठीक समझे साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो वह उसके प्रतिकूल होता। यानी किसी साक्षी से क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, वो बताने से इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और वो बताना नहीं जा रहा है। मतलब उत्तर अगर दिया जाता है तो वह उसके एडवर्स यानी विरोध में होगा। नेक्स्ट है 149, युक्तियुक्त आधार के बिना प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। कोई भी ऐसा प्रश्न जो धारा 148 में निर्दिष्ट है उससे नहीं पूछा जा सकता, चाहे मतलब जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार ना हो कि वो जो लांछन लगा रहा है जिसका उससे प्रवरण होता है वो सुआधारित है। सुआधारित मतलब अच्छे आधार हैं उसके पूछने के। अब युक्तियुक्त आधार के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो युक्तियुक्त आधार क्या हो सकता है? तो ये इलस्ट्रेशन जो है वो इनमें बताया गया है। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन जो है वो एग्जाम में आपके जो है आते हैं, आप पूछे जा सकते हैं। किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील के द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। बैरिस्टर को अटर्नी या वकील के द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी है जो कि डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, ये रीजनेबल ग्राउंड बन जाता है, युक्तियुक्त आधार है। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये जो तीसरा वाला है, किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो यही एक एग्जाम्पल पूछा जाता है ज्यादातर। अटकल पच्चू पूछा जाता है। अटकल पच्चू कहते हैं रैंडमली पूछा जा रहा है, उससे ऐसे ही अचानक से पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है, तो यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। तो बाकी तीनों में युक्तियुक्त आधार है यहाँ पर, और केवल एक में युक्तियुक्त आधार यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है
युक्तियुक्त आधारों के बिना अगर प्रश्न पूछते हो तब कोर्ट क्या करेगा वहां पर? तो यदि कोर्ट की राय में ऐसा कोई प्रश्न जो युक्तियुक्त आधार के बिना पूछा गया है तो वो ABPL यानी अटर्नी, बैरिस्टर, प्लीडर और लीडर, लॉयर, इनके द्वारा पूछा गया था तो वह मामले की परिस्थितियों को कहां भेज देगा? हाई कोर्ट या फिर अदर अथॉरिटी पर। जिसके पास ऐसे बैरिस्टर ABPL अपनी प्रोफेशन के प्रयोग के अधीन है उसको रिपोर्ट कर सकेगा। तो क्वेश्चन यही आता है कि युक्तियुक्त आधार के बिना प्रश्न पूछने पर न्यायालय जो किसको रिपोर्ट करेगा? या तो हाई कोर्ट को या अन्य प्राधिकारी को। नेक्स्ट है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, यानी इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछ का जिन्हें वह इंडिसेंट और स्कैंडलस समझता है, कलंकात्मक, निंदात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के सामने प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी रखते हैं, उनको प्रोहिबिट कर सकता है, निषेध कर सकता है, रोक सकता है, मना कर सकता है, जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में ना हो जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। तो सीधा सीधा इसमें ज्यादातर में प्री के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न जो है वो किस में दिए गए हैं? 151 में वो पूछे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न, तो ये भी नहीं पूछे जा सकते, इसमें भी आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन, यानी उसकी आप सच्चाई को पता लगा रहे हो, सच्चाई उसने अपनी गवाही दे दी, बयान दे दिया, फिर उसका भी खंडन कर रहे हो आप, तो उसके लिए खंडन करने के लिए साक्ष्य जो वो नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर उसने झूठ बोला है तो उसके खिलाफ जो है वो झूठी गवाही के लिए मुकदमा बाद में चलाया जा सकता है। तो सेक्शन यही कहती है कि जब किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया, तब उसकी बात का खंडन करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि उसने मिथ्या जो है उत्तर दिया है, झूठा उत्तर दिया है, तो बाद में उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सत्यवादिता परखने के लिए, किसी साक्षी से ऐसे पूछा जाए कि क्या वह इससे पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और वो इस बात से इनकार करता है, तो अब आप यहां पर उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दे सकते हो। ऐसे ही दूसरा है किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की, आपत्ति करने की, ऑब्जेक्शन करने की टेंडेंसी रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों से इनकार करने के द्वारा उसका उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकता है। तो साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला प्रश्न और उसकी पूर्व सिद्धि का साक्ष्य है। नेक्स्ट है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है बस इतना ही था 153 से। 154 जो क्वेश्चन है अब वो है 154 क्या कहता है? पक्षकार के द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, यानी जब कोई पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न करता है, न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की विवेकानुसार अनुमति दे सकता है जो विरोधी पक्षकार के द्वारा प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जा सकते थे। तो ये क्या हो गया? ये नेक्स्ट करा, इस धारा की कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। यानी इस धारा कोई बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति, तो कौन किया गया है व्यक्ति? जो पक्षकार उसको मेन एग्जामिनेशन में बुलाता है। अब चूंकि वो उसके विरोध में हो गया तो री एग्जामिनेशन जब होती है तो यहाँ पर वो उससे प्रश्न जो वो पूछ सकता है या क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछ सकता है बुला करके। उस साक्षी से ऐसा प्रश्न करने की कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट परमिशन देगा। ठीक, उसके बाद में
जो अनुज्ञात किया गया व्यक्ति ने, जो ये यहाँ पर एम में है, अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेना का मतलब होता है सहारा लेना। साक्ष्य के किसी भी भाग का एविडेंस कोई भी उसने दिया और इस डॉक्यूमेंट का अगर वो सहारा लेता है तो उस सहारा लेने के हक से उसको वंचित नहीं करेगी, यानी इसका सहारा वो ले सकता है। तो ये बात थी इसमें। अब इसको क्या बोलते हैं 154 में, ये क्या हो गया, हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल हो गया यानी ये क्या हो गया, पक्षद्रोही साक्षी। ये क्या हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया, पक्षद्रोही साक्षी। अब पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है, इसको परिभाषित किया गया है पंचम वर्सेस RAIR। ये एक केस है 1930 का। इस केस में जो है ये परिभाषित किया गया था कि पक्षद्रोही साक्षी वह है जो अपना साक्ष्य देने से यह जाहिर करता है कि वह न्यायालय को सत्य बताने का इच्छुक नहीं है। दूसरा केस है इसमें सत्यपाल वर्सेस दिल्ली प्रशासन का। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा कि पक्षद्रोही साक्षी उसे कहते हैं जो उस पक्षकार की बात नहीं करता जिसने उसे बुलाया है, या फिर जो उसके विरुद्ध बात करता है या उसके कहने से सत्य नहीं बताता है। यानी एम जो मेन एग्जामिनेशन में जिसने बुलाया था उसको, पक्षद्रोही साक्षी उसे कहते हैं जो उस पक्षकार की, यानी इस पक्षकार की, मेन एग्जामिनेशन में बुलाने वाले पक्षकार की बात जो वो नहीं कर रहा है, यानी उसके पक्ष की बात नहीं कर रहा है जिसने उसे बुलाया है, या फिर जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहा है वो हो गया, या फिर जो इसके कहने से सत्य नहीं बता रहा है। तीसरी ये कंडीशन हो गई, तो ये पक्षद्रोही साक्षी हो गया। अब उसके बाद आती है कि पक्षद्रोही साक्षी का जो साक्ष्य होता है उसका महत्व क्या है। तो पक्षद्रोही साक्षी का जो महत्व होता है, इस पर जो है वो विश्वास किया जा सकता है, यानी इसका जो साक्ष्य होता है वो कैसा होता है, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय होता है। और इससे रिलेटेड एक केस है भगवान दास वर्सेस हरियाणा राज्य। इसमें जो कोर्ट ने कही थी कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को उसी रीति से और उसी सीमा तक माना जाएगा जिस सीमा तक अन्य साक्षी का साक्ष्य माना जाता है। और दूसरा केस इसमें साक्ष्यिक मूल्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस चेतराम, 1989 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य केवल इसलिए वो अविश्वसनीय नहीं हो जाएगा कि उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है, न्यायालय के द्वारा उसका साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है। तो ये आपका 154 आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप यानी ऑब्जेक्शन। साक्षी की विश्वसनीयता पर, तो साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी के द्वारा, विरोधी पक्षकार के द्वारा या फिर न्यायालय की सहमति से उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया है, यानी दोनों ही पार्टी जो है वो कर सकती हैं। ठीक, यहाँ पे डिफेंडेंट जो होगा वो और प्रोसिक्यूशन पार्टी जो होगी वो दोनों ही कर सकती हैं। निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकता है। कैसे कर सकती हैं? पहला तो है गवाही के द्वारा, यानी जो साक्षी अन्य लोग जो अन्य गवाह होंगे वो उसके साक्ष्य को झुठला देंगे, गवाही के द्वारा उसको विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं जो कि गवाह या साक्षी। दूसरा है यह साबित किए जाने के द्वारा कि रिश्वत दी गई है, तो दूसरा कंडीशन क्या हुई, रिश्वत के द्वारा उसने रिश्वत कबूल करी है या फिर उसे अपना साक्ष्य बदलने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। तीसरा, उसकी बातों का खंडन करके पहले उसने कोई और बात कही, बाद में कोई और बात कही है, तो उसके साक्ष्य के किसी ऐसे वाक्य से जिसका खंडन किया जा सकता है उससे इररिलेवेंट उसके पिछले कथनों को साबित करने के द्वारा, तो उसकी विश्वसनीयता पर 3 प्रकार से अधिक्षेप जो किया जा सकता है। तो इसमें से इतना ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसके बाद में इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट है आपका 156, यहां से 156 इंपॉर्टेंट है नहीं। सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न जो वो क्या होंगे, ग्राह्य। तो 157 में भी संपुष्टि है और 156 में भी संपुष्टि है।
है क्या? सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न कैसे होंगे? ग्राह्य होंगे, यहाँ पे ये कह रहा है। और 57 कह रहा है उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकते हैं। तो 157 जो सेक्शन है वो आपका साक्ष्य का संपुष्टिकरण की बात करता है। जैसे 145 में जो है साक्ष्य का खंडन है और 157 में क्या है? संपुष्टि। तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। उसके पिछले वाले पहले उसके पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथनों को साबित करके उसकी संपुष्टि कर सकते हैं। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 158, साबित करने के बारे में जो कथन धारा 32 और 33 के अधीन रिलीवेंट हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकती हैं? तो धारा जो 158 है वो 32-33 के साथ में आपको पढ़ना है कि जो आप 32 और 33 में जो डायन डिक्लेरेशन और जो कथन है उसके पूर्वतन कार्रवाई में वो रिलीवेंट जो है उनको कैसे साबित किया जा सकता है, तो वो 158 में साबित किया जा सकता है। जब कभी कोई कथन जो धारा 32-33 के अधीन रिलीवेंट है वो साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खंडन के लिए या उसकी संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा उन्हें किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को आधिक्षेप करके या पुष्ट करने के लिए, वे सारी बातें साबित की जा सकती हैं जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता, यानी प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता से इनकार किया होता, तो साबित की जा सकती थी। तो इस तरह से ये है 158। 159 स्मृति ताजा करना। ये कोई साक्षी होता है जो परीक्षा के अंडर एग्जामिनेशन होता है किसी ऐसे अपनी राइटिंग को देख करके जो कि स्वयं उसने उस संगवार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र बाद की है कि न्यायालय इसे संभावित समझता है कि वह संव्यवहार जिस टाइम पे मतलब उसने उस लेख को लिखा है अपने डॉक्यूमेंट को, उस समय उसकी स्मृति में ताजा था संव्यवहार। तो इस तरह से वह अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है लेख को देख करके जो उसने खुद बनाया है। साक्षी उपयुक्त प्रकार के किसी भी ऐसे लेख को भी देख सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी के द्वारा उसे उपयुक्त समय के भीतर ही पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का उस समय जब उसने उसे पढ़ा था उसका सही होना जानता था। और यहाँ पे है कि स्मृति ताजा करने के लिए जो साक्षी है वो दस्तावेज की कॉपी को भी उपयोग में ले सकता है। लेकिन दस्तावेज की कॉपी कब ले सकता है? प्रतिलिपि, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि मूल को पेश न करने का पर्याप्त रीजन है। इसी तरह से जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी स्मृति अपने प्रोफेशनल बुक्स जो होती है उनको देखकर ताजी कर सकते हैं। उसके बाद 160 है, 159 का एक्सटेंशन है। 159 में जो वर्णित दस्तावेज हैं उनमें जो कथित तथ्य हैं उनके संबंध में जो गवाही है परिसाक्ष्य है। कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में जो कि 159 में है वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट रूप से स्मरण ना हो, उनका परिसाक्ष्य दे सकता है यदि वे उसे यकीन है साक्षी को कि वे फैक्ट उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित थे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि दस्तावेज के संबंध में जो है कोई साक्षी जो है अपनी गवाही जो वो दे सकता है यदि उसे लगता है कि उस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें सही सही थी, भले ही उसे उस टाइम पे कंफर्म ना हो, बिल्कुल ही याद ना हो एग्जैक्ट। नेक्स्ट है 161, स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी जो होता है यानी जो विरोधी पक्षकार होता है उसका अधिकार। तो ये भी 160 का एक्सटेंशन हो गया। आपने लेख को देख करके स्मृति ताजा करी, अब विरोधी पक्षकार उसके बारे में आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है जो आपने मेमोराइज किया है बात को। उसके बाद 162, यदि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन किया गया है किसी साक्षी को और वह दस्तावेज यदि वह उसके कब्जे में है और उसकी शक्ति के अधीन है, तो ऐसे किसी ऑब्जेक्शन के होने पर भी जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में है ऑब्जेक्शन, उस दस्तावेज को
उस न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन की विधि मान्यता न्यायालय के द्वारा विनिश्चित की जाएगी कि उस दस्तावेज के बारे में वो कितना ऑब्जेक्शन है, कैसे ऑब्जेक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। न्यायालय यदि ठीक समझता है तो वह उस दस्तावेज का, यदि वो राज्य की बातों से संबंधित नहीं है तब तो वह इसका इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन जो है, तो वरना वो उसका इंस्पेक्शन नहीं कर सकता अगर राज्य की बातों से संबंधित है। तो यहां से प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज का जो राज्यों की बातों से संबंधित है उसका, अब ऑप्शन आएगा निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण नहीं कर सकता है, इस तरह से, या अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकता है। तो ये 162 है। यहां से उन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है। 163 कह रहा है मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना। यानी जब किसी जो पक्षकार होता है उसको सूचना भेजी जाती है या समन किया जाता है, मंगाई गई और सूचना पर पेश कर दी गई दस्तावेज है वह साक्ष्य के रूप में दी जाती है। तो जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने के लिए उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, जो धारा 66 के अधीन जैसे सूचना जारी की जाती है, सूचना दी है, जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसके पेश करने की मांग की थी उसके द्वारा उसका निरीक्षण भी किया हो जाता है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है तो वह उस साक्ष्य के रूप में देने के लिए वो आबद्ध होगा। यानी ये है कि कोई दस्तावेज जो नोटिस के द्वारा मंगाया गया है और कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो पहले विरोधी पक्षकार उसका इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन करने के बाद में उसे पेश करने वाला जो पक्षकार है जिसने मंगाया था उसे फिर वो पेश कर सकता है एविडेंस के रूप में। नेक्स्ट है 164 सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है। अब यहाँ पे था उसको स्वीकार कर लिया, उसका इंस्पेक्शन कर लिया, अब यहाँ पे कह रहा है सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है, अब उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में कैसे लाया जाएगा। तो जब कोई पक्षकार किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे सूचना भी मिल चुकी है, तब वो बाद में उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति से, एक तो ये फैक्ट बन गया, दूसरा न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाएगा। तो जब उसने पेश करने से इनकार कर दिया तो दो ही कंडीशन में साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकता है, या तो दूसरे पक्षकार की सहमति ले या कोर्ट के आदेश से जो है उसको पेश कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 165 पेश करने या पेश करने का आदेश देने की शक्ति किसकी है? कोर्ट की है, जज की है, कि न्यायालय जो है सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए, उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय पर, किसी भी साक्षी से, किसी भी पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो चाहे पूछ सकता है और किसी भी दस्तावेज को या किसी भी चीज को पेश करने का आदेश दे सकता है। और ना तो फिर पक्षकार ना उसका एजेंट इस बात के लिए हकदार होगा कि वह किसी ऐसे प्रश्न का या फिर ऐसे आदेश के प्रति कोई भी ऑब्जेक्शन करे, और ना ही ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रति उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की अनुमति के बिना क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए हकदार होंगे। मतलब ना पहले लगा ना, हकदार नहीं होंगे। तो यहां पर मेन जो है बस यही पूछा जाता है, प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की कोर्ट की शक्ति जो है इनहेरेंट पावर है, एक तरह से अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर है यहाँ पर 165 में। 166 जो है वो इंपॉर्टेंट है नहीं, बीएसए में जो है इसको हटा दिया गया है, जूरी या असेसर की प्रश्न करने की शक्ति। उसके बाद लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। 166 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। यानी अगर कोई एविडेंस किसी भी कार्रवाई में अनुचित तरीके से ग्रहण कर लिया गया है या फिर ट्रायल कंप्लीट हो गया, सारा मामला हो गया, डिसाइड हो गया, लेकिन कोई एविडेंस जो वो पेश नहीं किया गया,
तो अब इससे ट्रायल पे या कार्रवाई पे, विचारण पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका दोबारा से विचारण होगा? तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो ये कहती है कि यह देखा जाएगा कि क्या उसमें सही न्याय हो पाया है कि नहीं हो पाया है। अगर न्याय अगर सही हुआ है और उस साक्ष्य को या तो पेश किया जाता तब, या पेश जो नहीं किया गया है और पेश किया जाता तब, या फिर पेश किया गया है लेकिन वो अनुचित है, उससे उस विचारण पर कोई अनुचित प्रभाव पड़ता नहीं है, तो फिर उसको जो है नए एविडेंस को उसको ग्रहण नहीं कर सकता वो कोर्ट, मतलब जो मना कर देगा कि न्याय हो पाया है, वस्तुतः कहते हैं ना, वस्तुतः न्याय हो पाया है कि नहीं। तो ये इसमें 166 जो 7 सेक्शन है उसमें ये बात कही गई है। तो इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 11 और आपका एविडेंस एक्ट। तो ये पूरा आपको याद कर लेना है, 1.5 की स्पीड करके आप इसको देख लेना। तो अब चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।